कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांश लैपटॉप बंद कर सीधे घर के लिए निकल पड़ता है। मुग्धा भी घर पहुंच चुकी थी। मुग्धा कहाँ गई थी इस बात की भनक अभी शिवांश को नहीं लगी थी। घर पहुंचकर शिवांश पूरे घर में मुग्धा को ढूंढता है पर वो दिखाई नहीं देती, तो वो एक मुठ से पूछने पर पता चलता है कि वो स्टोर रूम में है। शिवांश हुश और बढ़ जाता है। किसी के आने की आहट सुनकर मुग्धा झट से अपना बैग बंद कर देती है। यहाँ क्या कर रही हो? शिवांश बोलता है। मुग्धा शिवांश को देखती है। वो मैं यहाँ। शिवांश बोला, जल्दी से रूम में आओ, कुछ बात करनी है। मुग्धा कुछ बोले उससे पहले वो वहाँ से चला जाता है। मुग्धा को बड़ा अजीब लगता है। आज से पहले शिवांश को उसने ऐसे कभी नहीं देखा था। या तो वो प्यार से बात करता था या गुस्से से, पर आज कुछ अजीब था। कहीं वो आज दादाजी से मिली या बात उसे पता तो नहीं चल गई। नहीं नहीं, दादाजी ने कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, पर शिवांश का क्या भरोसा। जो भी हो, रूम में तो जाना होगा। मुग्धा डरते हुए रूम में जाती है। शिवांश इधर उधर चक्कर काटता हुआ नजर आता है। मुग्धा अपने दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, या यूं कहें कि डर के मारे अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। शिवांश मुग्धा को पकड़कर दीवार से लगा देता है। यह वो इतनी जल्दी करता है कि मुग्धा को समझ नहीं आता। मुग्धा और ज़्यादा डर जाती है। शिवांश बोला, जो भी पूछूंगा सच सच बताना। मुग्धा मन में उसके अतीत के बारे में शिवांश सब कुछ तो जान चुका है, अब और क्या बताऊं। शिवांश बोला, 6 साल पहले भी तुम बंगलौर आई थी। मुग्धा को कुछ समझ नहीं आता शिवांश क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। शिवांश गुस्से से, बताओ आई थी या नहीं। मुग्धा हाँ में सिर हिलाती है। तुम होटल ब्लू में थी जब वहाँ ब्लास्ट हुआ था तब। मुग्धा के दिमाग में 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब आंखों के सामने आ जाता है। वो मंजर इतना भयानक था कि आज भी कई बार रात में मुग्धा को वो सब नींद में नजर आ जाता है, जिससे डर के मारे वो रात भर सो भी नहीं पाती है। शिवांश बोला, बोलो वहाँ क्या कर रही थी। मुग्धा बोली, वो मैं मैम। मुग्धा इतना डर जाती है कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। शिवांश मुग्धा को इस तरह देखकर थोड़ा शांत होता है और उसे पानी पिलाता है, फिर उसे बेड पर बिठाता है। शिवांश बोला, जो भी उस दिन हुआ सब कुछ बताओ। तुम वहाँ क्या कर रही थी? क्यों थी तुम वहाँ जहाँ तुम्हारे घर वाले मेरे मॉम डैड को मारने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम्हारा उसी समय वहाँ होना कोई इत्तेफाक तो नहीं था। मैंने इतना कुछ पता लगाया पर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने आई हो, या हम यूं ही किस्मत से मिले हैं। जो भी है तुम सब सच सच बता दो। मुग्धा रोते हुए, नहीं मिली हुई हूँ मैं अपने घर वालों के साथ, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको। नहीं बात करते हैं वो मुझसे। कितना तरसती हूँ मैं अपनी माँ के प्यार पाने को, अपने भाई के साथ मस्ती मजाक करने को, अपने पापा की मीठी डांट खाने को, अपने दादू का प्यार पाने को तरस रही हूँ, पर उन लोगों ने मुड़कर मुझे देखा नहीं। और आप बोल रहे हैं मैं उनके साथ मिली हुई हूँ। हाँ, मैं थी उस दिन होटल ब्लू में, पर अपने घर वालों के साथ नहीं, अपनी मैम के साथ, उनके बेटे आरुष के साथ थी मैं वहाँ। शिवांश बोला, जो कुछ भी है ठीक से बताओ। मुग्धा बोली, मैं देहरादून के एक स्कूल में पढ़ती थी। बचपन से ही मेरे दादू ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया था। मेरी पढ़ाई वहीं से हुई है और वहीं पर मुझे मिस दिव्या मिली। वो बहुत अच्छी थी। मेरा उनसे एक अलग ही लगाव हो गया था, क्योंकि हॉस्टल आने के बाद मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती थी, और वही प्यार मुझे मिस दिव्या से मिला। वह मुझे एक बेटी की तरह प्यार करती थी और मैं भी उनके साथ में बहुत खुश थी। पर उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ मुझे नहीं बताया। हम सभी को लगता था कि मिस दिव्या की शादी नहीं हुई है, पर जब वह प्रेग्नेंट हुई तब उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। यह बात उन्होंने किसी को बताई नहीं थी। मैं उनसे बहुत गुस्सा हुई, मुझे भी कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मुझे एक दिन शेखर अंकल यानी कि तुम्हारे पापा से मिलवाया। वह बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। फिर जब दिव्या मिस प्रेग्नेंट थी तब उन्हें किसी की ज़रूरत थी, तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैं उनके पास में रुक जाऊं। फिर उन्होंने हॉस्टल की वार्डन से बात करके अपने पास में रख लिया। मैं दिव्या मिस का बहुत ध्यान रखती थी। बीच बीच में शेखर अंकल भी हमसे मिलने आते थे। शेखर अंकल के साथ में भी मैं बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। अक्सर मैं उनसे पूछती थी कि शेखर अंकल हमारे साथ क्यों नहीं रहते, आप दोनों अलग अलग क्यों रहते हो, तो वो मेरे बात को टाल देती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर आरोस हुआ। शेखर अंकल बहुत खुश थे। पहली बार वो पूरे 2 महीने हमारे साथ रुके, पर फिर उन्हें अपने काम के लिए वापस जाना पड़ा। पर मैं मिस दिव्या के साथ ही रही, उन्हीं के साथ स्कूल में जाती। हम दोनों मिलकर आरुष को संभालते थे। अब मेरा उनके साथ साथ आरुष के साथ भी एक अलग सा बॉन्ड हो गया था। ऐसे ही 1 साल पूरा होने को आया। शेखर अंकल जब भी आते थे
तब वह बहुत खुश जाते थे, पर जाते जाते पता नहीं क्यों दोनों के बीच में कुछ बहस होती थी। वह किस बात पर थी यह मुझे पता नहीं, सच कहूँ तो मैंने कभी पूछा भी नहीं। फिर हमारे बेंगलुरु आने के 2 दिन पहले ही शेखर अंकल आए थे और इस बार वह काफ़ी गुस्से में घर से गए थे। उनके जाने के बाद मैम बहुत रोई थी। फिर मैंने भी आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लिया कि जब उन दोनों के बीच में इतना प्यार है तो फिर यह झगड़ा किस बात का है। तब काफ़ी पूछने पर भी मैम ने नहीं बताया। फिर आखिरकार मैंने उन्हें अपनी कसम दी, तब जाकर उन्होंने बताया कि शेखर अंकल चाहते हैं कि वह उनके साथ में रहे, पर शेखर अंकल का पहले से ही एक परिवार है, एक घर है जिसे वो नहीं तोड़ना चाहती हैं। वह ऐसे ही शेखर अंकल के साथ में खुश थी, पर शेखर अंकल उन्हें और आरुष को अपने साथ रखना चाहते थे। वह अपनी वाइफ के साथ में कभी खुश नहीं थे। हम लोग यही बात कर रहे थे कि शेखर अंकल ने मैम को मैसेज किया, जिसे देखकर मैम की जान ही निकल गई। फ़ोन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मैम को ऐसे देखकर मैं खुद भी बहुत डर गई थी। फिर मैंने हिम्मत करके मैम का फ़ोन चेक किया, जिसमें शेखर अंकल ने एक फ़ोटो भेजी थी। वह उनकी रिपोर्ट थी। शेखर अंकल को कैंसर हो गया था। अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं था और जितना भी था वह मैम के साथ में बिताना चाहते थे, इसलिए वो मैम को फोर्स कर रहे थे उनके साथ में रहने के लिए। शेखर अंकल की बीमारी के बारे में जानकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर आखिरकार मैम ने फैसला लिया कि वह शेखर अंकल की खुशी के लिए उनके साथ रहेंगी और फिर हम तीनों बेंगलुरु आ गए शेखर अंकल से मिलने के लिए। शेखर अंकल ने पहले हमें होटल सनशाइन में रुकने के लिए कहा था। हम वहीं दिन भर थे। शेखर अंकल शाम को वहीं आने वाले थे, पर फिर अचानक उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलने होटल ब्लू आए। हम तीनों तैयार होकर होटल ब्लू के लिए निकले। मैम आरुष को मुझे थमा कर शेखर अंकल के बारे में पता करने के लिए गई। मुझे वहाँ बैठे बैठे तकरीबन आधा घंटे से ऊपर हो गया, पर मैम वापस नहीं आई। फिर अचानक वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ। मैं नीचे लॉबी में ही बैठी थी तो और उसको लेकर बाहर निकल गई। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई। सामने का मंजर इतना डरावना था, आज भी जब उसे याद करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है। सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पुलिस और बाकी लोग आ गए और उन्होंने बिल्डिंग का मलबा हटाकर अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला। बहुत सारे लोग सुरक्षित निकाले गए। कुछ लोगों को चोटें आई तो बहुत से लोग मर चुके थे। शेखर अंकल कहीं नहीं मिले, पर किस्मत से मैम मिल गई थी। वो लोग मैम को लेकर जा रहे थे तो मैंने उन्हें पहचान लिया। मैं दौड़कर उनके पास में गई। उन्हें काफ़ी चोट आई थी, बहुत खून बह चुका था, पूरा शरीर खून से लथपथ था। बस बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि मेरे आरुष का ध्यान रखना, और उसका हाथ मेरे हाथ में थमा कर वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे और आरुष को छोड़कर चली गई। मुग्धा जोर जोर से बिलखने लगी। शिवांश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए शांत करवाया। काफ़ी देर तक सिसकने के बाद आखिर मुग्धा शांत हुई। शिवांश बोला, तो तुमने वहाँ पर अपने पिता या अपने दादा को नहीं देखा? मुग्धा बोली, नहीं, मैंने नहीं देखा। आप मेरा यकीन करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस दिन जो भी हुआ वह मैंने आपको सब सच सच बता दिया। शिवांश बोला, रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। शिवांश ने सामने दीवार पर टंगी टीवी को ऑन किया। उसमें एक धुंधली सी क्लिप चलने लगी जिसमें एक वाइट शर्ट पहने शख्स दीवार फांद रहा था। उसकी शर्ट खून से सनी हुई थी। उसके हाथ में बंदूक थी। यह और कोई नहीं, मुग्धा के पिता थे। वो दीवार के उस साइड कूदकर सीधे कार में बैठ गए और उसी कार में ड्राइविंग सीट पर एक और शख्स बैठा था। वो और कोई नहीं, मुग्धा के दादाजी थे। मुग्धा यह देखकर हैरान रह जाती है। शिवांश बोला, तुम्हें पता है यह वीडियो कब और कहाँ की है? यह वीडियो उस दिन, उस समय और उसी जगह की है जहाँ मेरे डैड और मॉम की मौत हुई थी। यह दीवार इस होटल ब्लू की दीवार है जहाँ से तुम्हारे पिता मेरे माँ बाप को मारकर भाग रहे थे और उनके वहाँ से भागने में तुम्हारे दादाजी ने मदद करी थी। यह सुनकर तो मुग्धा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अब तुम ही बताओ, कैसे भरोसा करूं? मुग्धा रोते हुए, नहीं, मेरे पापा और दादू ऐसे नहीं है। वह किसी को जान से मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। शिवांश मुग्धा के पास बैठते हुए, होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने यह नहीं कर सकते, पर हकीकत इससे बहुत अलग होती है। वह ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मुग्धा रोते हुए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। शिवांश मुग्धा को साइड से गले लगाते हुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने घर वालों जैसी नहीं हो। बाकी किसी और चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुग्धा शिवांश की आंखों में झांकते हुए, क्या आपको सचमुच मुझ पर यकीन है?
शिवांश बोला, हाँ सारे सबूत तो यही कहते हैं, पर एक बार फिर भी मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तुम जो कहोगी मैं उसे ही सच मानूंगा। मुग्धा बोली, पर अब इसका मतलब ही क्या है? अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आप सबूत इकट्ठे करने से पहले मुझसे बात ही कर लेते। मुग्धा शिवांश का हाथ हटाते हुए खड़े होते हुए बोली। शिवांश बोला, मैं मानता हूँ कि तुम पर शक करके मैंने गलती की है, पर जब इंसान अपने सबसे करीबी से धोखा खाता है ना, तो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। कहते कहते शिवांश का गला रुक जाता है। मुग्धा भी समझ जाती है कि शिवांश अपने पिता की बात कर रहा है, फिर वह चुप हो जाती है। शिवांश चुपचाप दीवार से सटकर नीचे बैठ जाता है। मुग्धा भी उसके पास में आकर बैठ जाती है। मुग्धा बोली, क्या हुआ है? शिवांश बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। ऐसा लग रहा है मैं ठीक से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। दादी से दूर रहने पर वह भी मुझसे नाराज़ रहती हैं। ऑफिस में भी परेशानी चल रही है। आरुष के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश, और यहाँ तक कि मैं हमें और हमारे रिश्ते तक को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सब कुछ बस रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मुग्धा बोली, हमारी वजह से आपके और आपकी दादी के बीच में यह सब चल रहा है। शिवांश बोला, दादी बहुत अच्छी हैं, अभी उन्होंने तुम्हें जाना नहीं है। वह तुम्हें एक बार जान लेंगी तो देखना, वह मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करेंगी। मुग्धा बोली, पर मुझे नहीं लगता कि वह मुझे अपना पाएंगी। शिवांश बोला, मुझे लगता है कि उन्हें सब सच बता देना चाहिए। मुग्धा बोली, नहीं नहीं, आप ही ने बताया था कि आपकी दादी आपके पापा को कितना याद करती हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यह सच उन्हें कभी नहीं बताना चाहिए। शिवांश बोला, पर जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा वह तुम्हें अपनाएंगी नहीं। मुग्धा बोली, आपसे एक बात कहूँ, आप मानेंगे? शिवांश बोला, बोलो। मुग्धा बोली, मुझे लगता है कि अब हमें आपके दादा दादी के साथ में रहना चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो एक ही छत के नीचे रहेंगे तो जो भी मनमुटाव हो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पर ऐसे दूर रहेंगे तो रिश्तों में दूरियां भी बढ़ती जाएगी। शिवांश बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम सच में बहुत अच्छी हो। शिवांश मुग्धा को गले लगा लेता है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, तुम्हारे पास रहने से सुकून मिल ही जाता है। मुग्धा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अगले दिन ऑफिस में शिवांश ने गुस्से में पूरा केबिन उथल पुथल कर दिया था। वह दक्ष और अपने मैनेजर दोनों पर ही चिल्ला रहा था। दोनों चुपचाप सर झुकाए शिवांश की डांट को सुन रहे थे। शिवांश की आवाज़ पूरे ऑफिस में गूंज रही थी, इसलिए सब डरे सहमे से केबिन की तरफ देख रहे थे। मुग्धा शिवांश के ऑफिस में आती है। पूरा ऑफिस सुनसान पड़ा हुआ था, सिर्फ शिवांश की ही आवाज़ गूंज रही थी। मुग्धा इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। शिवांश की आवाज़ सुनकर वो इतना तो समझ गई थी कि शिवांश बहुत गुस्से में है। अब उसे भी डर लग रहा था कि कहीं उसने भी यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं करी। आज सुबह शिवांश बिना नाश्ता करे ही ऑफिस के लिए निकल गया था, तो मुग्धा उसके लिए लंच लेकर आई थी। पर अब उसे भी डर लग रहा था कि शिवांश कहीं गुस्सा न हो जाए। वो डरी सहमी सी शिवांश के केबिन के बाहर खड़ी थी। अब उसे अंदर जाने में डर लग रहा था। उसका एक मन तो कर रहा था कि वो वापस चली जाए, पर शिवांश सुबह से भूखा था। रात को भी उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था, तो वह उसे इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाती है। शिवांश अंदर से ही चीखते हुए, कौन है? डरते हुए मुग्धा धीरे से दरवाज़ा खोलती है और अंदर आती है। शिवांश कुछ बोलने ही वाला था कि सामने मुग्धा को देखकर चुप हो जाता है। मुग्धा हैरानी से पूरा केबिन देखती है, जो पूरा बिखरा पड़ा था। सब कुछ उलट पुलट था। शिवांश की कांच की टेबल पूरी चूर चूर हो गई थी। सोफा उल्टा था, सारे फाइल्स बिखरे हुए पड़े थे। मैनेजर और दक्ष सर झुकाए खड़े थे, पर जैसे ही दक्ष मुग्धा को देखता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे शिवांश के गुस्से से बचाने वाला जो आ गया था। दक्ष मैनेजर को इशारा करता है और दोनों चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं। शिवांश सख्ती से, मैंने किसी को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला है। दक्ष बोला, वो आप बात कर लीजिए, हम बाद में आपकी डांट मतलब कि बाद में बात कर लेंगे। इतना बोलकर फटाफट वहाँ से निकल जाता है। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले दोनों ही 9 2 11 हो जाते हैं। शिवांश देखता रह जाता है। मुग्धा को यह देखकर बहुत हंसी आ जाती है, पर सामने शिवांश को देखकर वह जोर जोर से हंस भी नहीं पाती है। शिवांश चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मुग्धा शिवांश के पास आकर खड़ी हो जाती है। शिवांश बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए। मुग्धा बोली, वो आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैं आपके लिए लंच लेकर आई थी। शिवांश बोला, इसे रख दो, मैं खा लूँगा। मुग्धा बोली, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
शिवांश बोला कुछ नहीं, अभी तुम जाओ, मैं शाम को घर आता हूँ। मुग्धा बोली क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि आपकी परेशानी मेरे साथ में बांट सकूं? शिवांश बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुग्धा बोली तो फिर क्या बात है? शिवांश मुग्धा को अपनी गोद में बैठा लेता है क्योंकि बस अब एक ही वही जगह बची थी बैठने के लिए, बाकी तो पूरा केबिन शिवांश ने चूर चूर कर दिया था। शिवांश मुग्धा के सीने पर सर रखकर अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ लेता है। मुग्धा भी प्यार से शिवांश का सिर सहलाती है। मुग्धा बोली क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो? शिवांश बोला क्या करूं, मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी से हार गया हूं। मुग्धा बोली मतलब? शिवांश बोला गवर्नमेंट के 3 बड़े टेंडर निकले थे जो हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वह हमें मिल जाते हैं तो अब तक हमारी कंपनी सिर्फ इंडिया में नंबर 1 थी, उसके बाद में पूरी इंटरनेशनल मार्केट में हम नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाते। मुग्धा बोली तो फिर क्या हुआ? शिवांश गुस्से से किसी ने हमारे साथ गद्दारी करी है, हमारे डॉक्यूमेंट लिंक करे हैं, जिस वजह से वह प्रोजेक्ट हमें नहीं मिले हैं। मुग्धा बोली ये तो अच्छा नहीं हुआ, पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे, वो भी दक्ष सर पर? अगर यह नहीं मिले तो दूसरे मिल जाएंगे। शिवांश बोला तुम नहीं समझोगी, वो प्रोजेक्ट जिसको मिले हैं वो आहूजा है। कई साल पहले मिस्टर शेखर ओबराय ने उसे बर्बाद करके इंडिया से बाहर निकाल दिया था। उनके होते हुए वह कभी इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाया, फिर उनकी जगह दादू ने भी उसे कभी यहाँ पर पैर जमाने नहीं दिए। आज मेरी गलती की वजह से उसे इंडिया के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए हैं। वह दादू का बहुत बड़ा दुश्मन है। दादू को मुझ पर बहुत भरोसा था, पर मैं उनके भरोसे का मान नहीं रख पाया। मैंने दक्ष पर भरोसा किया कि वह सब संभाल लेगा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुग्धा बोली नहीं, दक्ष सर पर भरोसा करना गलती नहीं थी। गलती अब आप कर रहे हो। आप ही कह रहे हो ना कि किसी ने आपको चीट किया, और यह चीटिंग दक्ष सर ने तो नहीं की होगी, है ना? शिवांश बोला नहीं, दक्ष पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, वह ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। मुग्धा बोली तो फिर इसमें दक्ष सर की क्या ही गलती है, उन्हें खुद इस बात का अफसोस हो रहा होगा। शिवांश बोला मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मुग्धा शिवांश का सर दबाने लगती है। शिवांश कुर्सी की टेक लेकर आंखें बंद कर लेता है। इतनी परेशानी में भी मुग्धा उसे सुकून दे सकती थी। शिवांश को देखकर मुग्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुग्धा बोली क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं यह सब नहीं जानती, पर मैं शिवांश ओबराय को जानती हूँ, जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। मुझे उस शिवांश ओबराय पर पूरा भरोसा है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। मुग्धा की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। शिवांश मुग्धा का हाथ पकड़कर चूमते हुए तुम साथ हो तो सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। मैं उस आहूजा और उसकी ब्लैक गैंग का बैंड बजा दूंगा। मुग्धा बोली ब्लैक गैंग? शिवांश बोला हाँ, वो आहूजा के सारे गार्ड एक जैसे ब्लैक कपड़े पहनते हैं, वह उन्हें अपनी ब्लैक गैंग कहता है। उनके कपड़े भी बहुत अजीब रहते हैं, सभी ब्लैक कलर की टोपी पहनते हैं जिस पर आहूजा की कंपनी का लोगो बना हुआ रहता है। शिवांश बोले जा रहा था और मुग्धा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। शिवांश बोला हे क्या हुआ, कहाँ खो गई? मुग्धा बोली कुछ नहीं, मैंने भी ऐसे लोगों को देखा था, बस वही याद आ गया। शिवांश बोला ऐसा नहीं हो सकता, वो सालों पहले यहाँ से चला गया। मुग्धा बोली हाँ, मैंने उन्हें बहुत सालों पहले देखा था। शिवांश बोला कहाँ? मुग्धा बोली वहीं उसी होटल में उसी रात। यह सुनकर शिवांश की आंखें छोटी हो जाती हैं। शिवांश बोला क्या? मुग्धा बोली हाँ, वही होटल ब्लू में। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं लॉबी में ही बैठी थी, तो मैंने वहाँ से 8 से 10 लोगों को जाते हुए देखा था, जो किसी को घेरे हुए फटाफट वहाँ से निकल रहे थे। उनके एक ही कलर के अजीब कपड़े थे और टोपी भी, इसी वजह से वह बहुत अजीब लग रहे थे, इसलिए मुझे याद है। शिवांश बोला तुम्हें यकीन है तुमने उन्हें देखा है? मुग्धा बोली जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हो मैंने उन्हीं लोगों को देखा था। शिवांश बोला रुको 1 मिनट। शिवांश अपना लैपटॉप खोलता है और कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है। क्या यही इसी तरीके के कपड़े पहने हुए देखा था? मुग्धा बोली हाँ, उन लोगों ने ऐसे ही कपड़े पहने थे, मुझे अच्छे से याद है। फिर वह एक और आदमी की फ़ोटो दिखाता है जो 50 से 55 के बीच का रहा होगा और उसकी पर्सनालिटी गजब की थी, काफ़ी फिट लग रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 50-55 साल का आदमी होगा। शिवांश बोला क्या तुमने इसे भी देखा था? मुग्धा बोली नहीं, मुझे नहीं पता, कोई बीच में झल जरूर रहा था, पर उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा नहीं था क्योंकि उन लोगों ने उसे कवर कर रखा था और वह लोग सब बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल गए और उनके वहाँ से निकलते ही ब्लास्ट हो गया था। शिवांश बोला ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ। मुग्धा बोली पर लंच?
शिवांश बोला मैं कर लूँगा, अभी तुम जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुग्धा चुपचाप चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवांश अपने दादाजी को कॉल करता है। दादाजी, मुझे आपसे अभी मिलना है। आलोक बोले, जी ठीक है, हम घर से बाहर ही हैं, अभी तुम कहाँ पर हो? शिवांश बोला, मैं ऑफिस में हूँ। आलोक जी बोले, ठीक है तो वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शिवांश बोला, ठीक है, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुग्धा गार्ड के साथ में आई थी जो उसका पार्किंग में वेट कर रहा था। मुग्धा चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। कार आगे बढ़ जाती है, पर जैसे ही वहाँ से गाड़ी आगे बढ़ती है तो उसी गाड़ी के नीचे शिवांश का गार्ड बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद आलोक जी ऑफिस पहुंच जाते हैं। शिवांश मीटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अपने केबिन का तो उसने कबाड़ा बनाकर रख दिया था जहां पर अभी सफाई चल रही थी। आलोक जी बोले, क्या बात है, बहुत जल्दी में बुलवाया? मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पर शिवांश के गंभीर चेहरे को देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी चली जाती है। आलोक जी बोले, क्या बात है, कोई परेशानी? शिवांश बोला, 7 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में आपने पता लगवाया था? शिवांश के मुंह से 7 साल पहले के बात सुनकर आलोक जी भी चौंक जाते हैं। आलोक जी हैरानी से, यह तुम मुझे अभी क्यों पूछ रहे हो? शिवांश बोला, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपने डिटेल से पता लगवाया था? आलोक जी बोले, हाँ लगवाया था, तभी तो पता चल पाया था कि उस सिंघानिया और उसके बेटे ने मेरे बेटे और बहू की जान ली है। शिवांश बोला, और ब्लास्ट वो किसने करवाया था? आलोक जी बोले, सारे सबूत मिटाने के लिए फिर उसने ही ब्लास्ट करवाया होगा। शिवांश बोला, तो फिर इतनी आसानी से आपको सबूत कैसे मिल गए? आलोक जी बोले, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना हमें पता नहीं चलता कि इतने छोटे से झगड़े को उसने इतना बड़ा बना दिया और वह इस हद तक गिर जाएगा, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। शिवांश बोला, तब आहूजा भी इंडिया में ही था। आलोक जी बोले, कौन? वो कमीना गजेंद्र आहूजा? वो इंडिया में आ ही नहीं सकता, उसे तो पूरी तरीके से बर्बाद करके ही तुम्हारे पापा ने यहाँ से निकाला था। शिवांश बोला, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह सब के पीछे सिंघानिया ही थे? आलोक जी बोले, हाँ, पर इतने सालों बाद तू ये क्यों पूछ रहा है, और आज उस आहूजा का नाम क्यों लिया तूने? शिवांश बोला, क्योंकि मुझे पता चला है कि जिस रात ब्लास्ट हुआ था उस रात होटल में आहूजा भी था। आलोक जी बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवांश बोला, मुझे भी अभी सिर्फ पता चला है, पूरा पक्का यकीन नहीं है, पूरे यकीन से नहीं कह सकता। आलोक जी बोले, तो अब हम क्या करेंगे? शिवांश मुग्धा की कही हुई सारी बातें उन्हें बताता है। आलोक जी बोले, पर वह उस रात वहाँ क्या कर रही थी? शिवांश उन्हें आगे बता नहीं पाया कि वह वहाँ उस रात क्यों थी। शिवांश बात बदलते हुए, वह किसी काम से वहाँ पर उसके दोस्त के साथ में आई हुई थी। बात यह ज़रूरी नहीं है कि वह वहाँ पर क्या कर रही थी, बात यह ज़रूरी है कि उसने वहाँ पर आहूजा को देखा। आलोक जी बोले, कहीं वह हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? शिवांश बोला, मैंने पता लगा लिया है, वह उसके परिवार वालों से नहीं मिली हुई है, पर फिर भी हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आलोक जी बोले, तुझे अभी भी उस पर शक है? शिवांश बोला, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी में पहले इतना बड़ा धोखा मिल चुका है कि अब आंख बंद करके विश्वास करने में डर लगता है। जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता तब तक मैं किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। आलोक जी बोले, ठीक है, तो इस बारे में पता लगवाता हूँ। शिवांश बोला, आप इन सब से दूर रहिए, मैं सिर्फ आपसे यही सब जानना चाहता था, बस आगे का मैं सब संभाल लूँगा। आलोक जी बोले, पर? शिवांश बोला, आप आराम कीजिए दादू, मैं सब संभाल लूँगा, और हाँ, एक और बात करनी थी आपसे। आलोक जी बोलो। शिवांश बोला, मैं सोच रहा था कि मैं मुग्धा को लेकर वापस घर लौट आऊँ। आलोक जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। शिवांश बोला, मुग्धा भी यही चाहती है कि हम सब साथ में रहे, एक छत के नीचे रहने से सारी दूरियां मिट जाएंगी। वैसे भी खुद भी आप लोगों के साथ में मैं रहना चाहता हूँ, पर मुझे डर दादी का है। आलोक जी बोले, तो उसकी चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर उसे संभाल लेंगे, तू बस जल्दी से मेरे बहू और पोते को लेकर घर आ जा। शिवांश बोला, ठीक है, हम 1-2 दिन में घर आ जाएंगे। आलोक जी खुश हो जाते हैं और शिवांश को गले लगाते हैं। ठीक है, मैं जाकर तैयारी करवाता हूँ। शिवांश बोला, पर दादी? आलोक जी बोले, अरे तू वो सब छोड़, पहली बार मेरी बहू और पोता घर आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी तैयारी करवानी है, तू तेरा काम देख, मैं जाता हूँ। दादाजी खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इतने दिनों बाद दादाजी को खुश देखकर शिवांश को भी बहुत अच्छा लगता है। शिवांश किसी को कॉल करता है, आहूजा के बारे में सारी डिटेल्स लाने को बोलता है। शिवांश अभी बात ही कर रहा था कि दक्ष एकदम से केबिन में आता है। दक्ष को यूं घबराता देख शिवांश फ़ोन कट कर देता है। दक्ष घबराते हुए, वो गार्ड नीचे बेहोश पड़ा है। शिवांश गुस्से से, तो उसे अस्पताल लेकर जा।
दक्ष बोला, ये वही गार्ड है जो मुग्धा को लेकर ऑफिस आया था, पर अब ना तो वहाँ कार है और ना ही मुग्धा। यह सुनकर शिवांश भी घबरा जाता है। वह गुस्से से, कहाँ है वह गार्ड? दक्ष बोला, चल मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूँ। दक्ष और शिवांश दोनों ही गार्ड के पास जाते हैं। तब तक दूसरा गार्ड उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वह अभी भी बेहोश था। शिवांश को आता देख बाकी सारे गार्ड एक तरफ हो जाते हैं। शिवांश उस गार्ड को घूरते हुए देखता है और वहां पर पानी का जग उठाकर एक झटके के साथ उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे वह गार्ड भी कसमसाते हुए होश में आने लगता है। शिवांश उसकी कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए, उठो उठो, मेरी मुग्धा कहाँ है? बताओ क्या किया तूने उसके साथ में? वह गार्ड हकलाते हुए, नहीं नहीं सर, नहीं, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो चुपचाप खड़ा था और अचानक से किसी ने पीछे से मुंह पर रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैडम कहाँ पर है। शिवांश एक जोरदार थप्पड़ उसे सर देता है और गुस्से से, ऐसे ड्यूटी कर रहे थे तुम अपनी? कोई भी तुम्हें आकर बेहोश करके मुग्धा को लेकर चला गया, तुम्हें समझ नहीं आया? अब सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। अगर उसे खरोच भी आई ना तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा। शिवांश गुस्से में चीखते हुए बोलता है तो सारे गार्ड कांप उठते हैं। दक्ष शिवांश के कंधे पर हाथ रख उसे रिलैक्स करने को कहता है तो शिवांश उसे इस तरह के घूर के देखता है कि डर के मारे वह भी 2 कदम पीछे हट जाता है। दक्ष डरते हुए, तू चिंता मत कर, हम उसे ढूंढ लेंगे। किसी में इतना दम नहीं है कि वह तेरी मुग्धा को नुकसान पहुंचा पाए। शिवांश कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। दक्ष अपने गार्ड से, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, अपनी जान प्यारी है तो मुग्धा को ढूंढ कर लेकर आओ, वरना शिवांश सच में तुम लोगों को जान से मार देगा। सारे गार्ड वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। शिवांश वहां से निकलकर सीधे कंट्रोल रूम में जाता है, जहां पर शिवांश के पूरे ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल था। वहां पर बैठा आदमी, सर, वह भी इतना ही बोलता है कि शिवांश उसके मुंह पर एक पंच जड़ देता है। शिवांश गुस्से से, मैंने तुझे यहाँ मुफ्त बैठने के लिए रखा है, तुझे सारे कैमरे पर नज़र रखनी थी। कोई मेरे ऑफिस में आता है और मेरी वाइफ को किडनैप करके लेकर चला जाता है और तुम यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो। वह कुछ बोलने लगता है पर जस्ट शट अप, शिवांश जोर से चीखता है तो उसकी आत्मा तक हिल जाती है। शिवांश कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाने लगता है और उस टाइम की फुटेज निकालता है जब मुग्धा नीचे गई थी। सामने चल रहे फुटेज को देखकर शिवांश की आंखें बड़ी हो जाती है। सामने गार्ड मोबाइल में कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था, उसका सारा ध्यान फोन में ही था। तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और वो वहीं बेहोश हो गया। रुमाल रखने वाले आदमी का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वह उसे गाड़ी के पीछे लेकर गया और उसके साथ अपने कपड़े बदल लिए और चुपचाप जाकर सीट पर बैठ गया। मुग्धा आती है और चुपचाप कार में बैठ जाती है और वह आदमी आसानी से मुग्धा को वहां से लेकर चला जाता है। यह देखकर शिवांश की मुट्ठियां कस जाती है। वो एक जोरदार पंच टेबल पर मारता है। फिर शिवांश को कुछ याद आता है। वह वापस स्क्रीन रिवाइंड करके देखने लगता है। उस आदमी के गर्दन पर एक टैटू नजर आता है। शिवांश याद करने की कोशिश करता है कि यह टैटू उसने कहीं तो देखा था। दिमाग पर जोर देने के बाद में उसे याद आता है। अचानक शिवांश अपनी आंखें खोल देता है। गुस्से से भरी उसकी लाल लाल आंखें कोई भी देखे तो डर जाए। तब तक दक्ष भी वहां पर आ जाता है। क्या हुआ, कुछ पता चला? शिवांश बिना उसे कुछ बोले तेजी से वहां से निकल जाता है। दक्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है। शिवांश, सुन ना, क्या हुआ, कुछ तो बोल, क्या हुआ? पर शिवांश बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। दक्ष भी भागते हुए उसके पीछे जाता है। शिवांश ड्राइवर को धक्का देते हुए खुद ही ड्राइव करने लगता है। दक्ष भी जल्दी से उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। शिवांश एक नज़र दक्ष को देखता है पर कुछ बोलता नहीं है और कार स्टार्ट कर देता है। दक्ष भी शिवांश के गुस्से को देखकर कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बस शिवांश को देख रहा था जो अभी हद से ज़्यादा गुस्से में था। उसने शिवांश को कई बार गुस्से में देखा था पर आज से पहले इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। वह खुद भी शिवांश के गुस्से से डर रहा था, इसलिए उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वह उससे पूछ सके कि कहाँ जा रहे हो। शिवांश की कार की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वह हवा में उड़ते हुए तीर की तरह सिंघानिया मेंशन के बाहर पहुंच जाता है और गार्ड के गेट खोलने से पहले ही वो गेट को तोड़ते हुए सीधा अंदर चला जाता है। यह देखकर दक्ष की हैरानी से आंखें फैल जाती है। गेट के टूटते ही जोर से आवाज़ आती है जिससे सारे गार्ड्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, पर शिवांश सामने आ रहे गार्ड को टक्कर मारते हुए झटके से गाड़ी मेन गेट के आगे रोकता है। इतना शोरगुल देखकर घर के लोग भी बाहर आ जाते हैं। शिवांश को सामने देखकर विक्रम जी भी हैरान रह जाते हैं। अभी वहां पर सब थे सिवाय ऋषि और रघुनाथ के।
शिवांश बेहद गुस्से से गाड़ी से उतरता है और सीधे विक्रम जी की कॉलर पकड़ लेता है। सारे गार्ड उसे विक्रम जी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता है। दक्ष भी शिवांश को अलग करने की कोशिश करता है पर कोई उसे हिला नहीं पा रहा था। शिवांश गुस्से से, कहाँ है मेरी बीवी? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? उसे कुछ हुआ तो एक एक को जान से मार दूंगा। कहाँ है वह? शिवांश जोर से चीखते हुए बोलता है पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। दक्ष और विक्रम जी के 15 से 20 गार्ड बड़ी मुश्किल से विक्रम जी को छुड़ाते हैं। विक्रम जी भी गुस्से से, हमारा तुम्हारी पत्नी के साथ में कोई रिश्ता नहीं है, वो यहाँ नहीं आई है। शिवांश छूटने के लिए अभी भी छटपटा रहा था। दक्ष और बाकी के गार्डों ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था। शिवांश गुस्से से, झूठ, कहाँ है तेरा बेटा? वही मेरी पत्नी को लेकर गया है। जल्दी से बाहर बुला दे वरना एक एक को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। विक्रम जी गुस्से से ऋषि को पुकारते हैं पर तारा आगे आकर बोलती है, पापा जी, ऋषि घर पर नहीं है। विक्रम जी गुस्से से, देखो लड़के, हमारा उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है, वह कहाँ है हमें नहीं पता है। शिवांश बोला, तेरा बेटा उसे लेकर गया है, अभी के अभी मेरी बीवी को वापस कर वरना उसे जान से मार दूंगा। विक्रम जी ऋषि को फ़ोन करते हैं पर वह उनका फ़ोन नहीं उठाता है। विक्रम जी बोले, हमें नहीं पता कि ऋषि कहाँ है और उसके साथ में कौन है। हम खुद अपने बेटे को ढूंढेंगे और अगर उसके साथ तुम्हारी बीवी होगी तो उसे तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। शिवांश गुस्से से, शिवांश ओबराय नाम है मेरा, मुझे मेरी बीवी ढूंढने के लिए तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। वह खुद अपने दम पर अपनी पत्नी को ढूंढ सकता है। बस तुम्हें यह बताने आया था कि अब तुम इस घर में मातम मनाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तेरा बेटा तो अब जिंदा इस घर में आने वाला नहीं है। विक्रम जी गुस्से से, ओए लड़के, खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी बोला तो। शिवांश गुस्से से, बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा, जा रहा हूँ, तैयार रहना अपने बेटे की लाश को कंधा देने के लिए। शिवांश अपनी पूरी ताकत के साथ सबको झटक देता है। दक्ष के साथ सारे गार्ड उछलते हुए दूर गिर जाते हैं और शिवांश तेजी से वहाँ से निकल जाता है। विक्रम जी गुस्से से, इस लड़के से 1000 बार कहा है कि उस लड़की से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी। विक्रम जी की पत्नी उषा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारी बेटी है, आपकी सगी बेटी है। विक्रम जी गुस्से से, सगे वाला उसने बहुत अच्छा काम किया है, पहले न जाने कहाँ मुंह काला कर आई और उसके बाद में हमारे सबसे बड़े दुश्मन से शादी कर ली। बहुत अच्छा सगापन निभाया है उसने, जो हम यह ख्याल करें कि वो हमारी बेटी है। भगवान ऐसी बेटी देने से अच्छा होता कि वह हमें बेटी देते ही नहीं। एक बेटे पर नाज था पर वह भी जीना हराम करने पर तुला है। 1000 बार समझा चुका हूँ उससे कि उस लड़की से दूर रहे पर उसे समझ में नहीं आता है। उषा जी रोते हुए, जल्दी से मेरे बेटे को ढूंढ कर लाइए, कहीं वह लड़का उसे कुछ। विक्रम जी बोले, एक भी शब्द आगे मत बोलना, मेरे होते हुए मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, तुम सब अंदर जाओ। तारा उषा जी को संभालते हुए अंदर लेकर चली जाती है। शिवांश दक्ष को भी छोड़कर वहाँ से चला गया था। दक्ष किसी को कॉल करके अपने लिए गाड़ी बुलवाता है। दक्ष अपने आदमी से शिवांश के बारे में पता लगवाता है। शिवांश की सारी गाड़ियों में ट्रैकर लगा हुआ था जिससे कभी किसी को ढूंढना हो तो कोई परेशानी ना हो। दक्ष अपना फ़ोन ऑन करके शिवांश की गाड़ी को लोकेट करता है और अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है। शिवांश की कार बंगलौर के सबसे बड़े हेडक्वार्टर के आगे आके रुकती है। शिवांश के आने से पहले शिवांश के गार्ड और कई पुलिस वाले मौजूद थे क्योंकि शिवांश ने अपने आने की खबर दे दी थी। शिवांश जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है। इतनी तेज आवाज़ से वहां खड़े गार्ड के साथ साथ पुलिस वाले भी काँप उठते हैं। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह नज़र उठाकर शिवांश को देख सके। सब नीचे मुँह करके खड़े थे पर उनके चेहरे पर शिवांश के नाम का खौफ आसानी से देखा जा सकता था। सब चुपचाप हाथ बांधे खड़े थे। शिवांश बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। शिवांश के अंदर जाने पर बाहर के गार्ड चैन की सांस लेते हैं पर जैसे ही शिवांश अंदर दाखिल होता है अंदर खड़े गार्ड की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि जब तक शिवांश नहीं जाता तब तक बेचारे ठीक से सांस तक नहीं ले पाते थे। सभी हाथ बांधे सर झुकाए शिवांश के आगे खड़े थे। शिवांश सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। शिवांश एक बड़े से हॉल में एंटर करता है जिसके सामने वाली दीवार पूरी स्क्रीन से भरी हुई थी जिस पर सड़कों की फुटेज चल रही थी। शिवांश के आते ही वहां पर बैठे 4 लोग हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। शिवांश बोला, कुछ पता चला? उसमें से एक लड़का डरते हुए, सर। वह एक के बाद एक फुटेज प्ले करने लगता है जहाँ जहाँ से मुग्धा की गाड़ी पास हुई थी। शिवांश गुस्से से, इसके आगे की फुटेज?
वो आदमी डरते हुए, इसके आगे कहीं भी कैमरे नहीं है, तो इसके बाद कार कहाँ गई हम पता नहीं लगा पाए हैं। शिवांश गुस्से से उसके मुंह पर पंच जड़ते हुए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। उस आदमी की हालत एक पंच में ही खराब हो जाती है और वो धूल चाटने लगता है। दूसरा आदमी डरते हुए, सर शहर के बाहर एरिया में सीसीटीवी नहीं है, पर उसके बाद हमने हमारे आदमी लगा दिए हैं। उसके आगे वह खुद ढूंढ रहे हैं। जैसे इमाम की गाड़ी लोकेट हो जाती है वह हमें इन्फॉर्म कर देंगे। तभी एक आदमी का कॉल आता है तो वह आदमी उससे कुछ बात करता है और स्क्रीन पर एक नई वीडियो चालू कर देता है। वह आदमी डरते हुए, सर हमारे आदमियों ने वहां पर से ड्रोन उड़ाए थे जहां से मैडम की गाड़ी लोकेट हो गई है। वह एक पहाड़ी पर है। इतने में सामने भी एक वीडियो चालू हो जाती है जिस पर मुग्धा एक पहाड़ी पर खड़ी है। उसके साथ में और कोई नहीं, उसका भाई ऋषि था और वह दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। यह देखकर शिवांश और भड़क जाता है और गुस्से में दंदनाते हुए वहां से निकल जाता है। तब तक दक्ष भी बाहर पहुंच गया था। शिवांश एक नज़र दक्ष को देखता है, फिर वापस अपनी कार में बैठ जाता है। पर इस बार दक्ष भी फुर्ती दिखाकर शिवांश के साथ बैठ जाता है। शिवांश की गाड़ी वहां से निकल जाती है। दक्ष पीछे से गार्ड को भी इशारा कर देता है, वह लोग भी उनके साथ में निकल जाते हैं। एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा था। तभी विक्रम जी को कॉल आता है, सर ऋषि सर मिल गए हैं। शिवांश और उसके आदमी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जल्दी से मेरी भेजी हुई लोकेशन पर अपने आदमियों को भेज दें। विक्रम जी खुद अपने आदमियों के साथ में भेजी हुई लोकेशन की ओर चल देते हैं। मुग्धा बोली, ये आपने सही नहीं किया ऋषि भाई, अगर शिवांश को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। पहले ही दोनों परिवारों में पता नहीं क्या दुश्मनी है और ऊपर से आपका यह कदम इस दुश्मनी के आग में घी डालने का काम करेगा। शिवांश को एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऋषि बोला, तू अभी भी उसके बारे में सोच रही है गुड़िया, तुझे मेरी फिक्र नहीं है। मैं कभी से अपनी बहन से मिलने के लिए तड़प रहा था। तूने एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा। क्या तेरे जीवन में हमारे कोई मायने नहीं हैं? तूने माँ बाप के बारे में नहीं पूछा। क्या तू हम सबको भूल गई? अब तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वह शिवांश ओबरा ही मायने रखता है। मुग्धा रोते हुए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, आप सबको बहुत याद करती हूँ, पर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि इन दो परिवारों में क्या दुश्मनी है और शिवांश क्यों आप सबसे इतना नफरत करते हैं, तब तक मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। ऋषि बोला, इन दो परिवारों में कुछ कभी ठीक नहीं होगा गुड़िया। उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है वह हम कभी भूल नहीं सकते, इसलिए तू उसे छोड़कर वापस घर लौटा। तुझे पता है माँ तुझे कितना याद करती है। वो कुछ बोलती नहीं है पर अकेले में बहुत रोती है। मुग्धा बोली, वही तो मुझे जानना है कि आखिर क्यों इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है। ऋषि बोला, क्यों तेरे पति ने तुझे बताया नहीं या वो अभी तुझ पर भरोसा नहीं करता? ऋषि की बात सुनकर मुग्धा के दिल में टीस सी उठती है। सच ही तो कह रहा था वो। शिवांश आज तक उस पर पूरी तरह से भरोसा कहाँ कर पाया था। ऋषि बोला, क्या हुआ? नहीं करता ना वो भरोसा और कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तो है तो सिंघानिया परिवार की बेटी। यह बात वो कभी नहीं भूल सकेगा। मुग्धा रोते हुए, तो क्या करूं? माँ बाप ने कई सालों पहले छोड़ दिया, जैसे तैसे जिंदगी संभाली थी कि अचानक वो तूफान की तरह जिंदगी में आ गए। ना चाहते हुए भी हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब सब कुछ भूल कर एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं तो हमारा अतीत हमारे बीच में आ रहा है। मैं करूँ भी तो क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुग्धा रोते हुए वहीं बैठ जाती है। ऋषि उसके पास बैठते हुए, देख मेरी बात मान, भूल जा उसे। तेरा उसके साथ कोई भविष्य नहीं हो सकता। तू घर लौटा, हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर चले जाएंगे। मैं पापा और दादू को मना लूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तू चल बस मेरे साथ चल। ऋषि मुग्धा का हाथ खींचते हुए बोलता है, सोचना भी मत उसे मुझसे दूर करने के बारे में। मुग्धा और ऋषि सामने देखते हैं तो शिवांश सामने से चलता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था और उसके पीछे उसके कई गार्ड्स चल रहे थे। मुग्धा शिवांश को देखती है तो डर जाती है क्योंकि शिवांश अभी काफ़ी गुस्से में लग रहा था। ऋषि देखो तुम, अभी वो इतना ही बोलता है कि शिवांश उसका कॉलर पकड़कर खींचकर मुग्धा से दूर करता है। मुग्धा रोकने के लिए शिवांश का हाथ पकड़ती है तो शिवांश जलती हुई आंखों से मुग्धा को घूर कर देखता है तो मुग्धा डर के मारे पीछे हट जाती है। शिवांश एक जोरदार पंच ऋषि के मुंह पर झड़ देता है और गुस्से से चीखते हुए, मेरी बीवी का किडनैप करेगा, उसे मुझसे दूर करेगा। फिर वो एक और पंच ऋषि को मारने जाता है पर इस बार ऋषि उसका पंच अपने हाथ से रोक देता है
और गुस्से में, मेरी बहन है, वो मेरे साथ जाएगी, तेरे जैसे आदमी के साथ मैं उसे रहने नहीं दूंगा। शिवांश बोला, किसी की अभी इतनी औकात नहीं कि वो शिवांश ओबराय को हरा सके। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। मुग्धा दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। शिवांश के गार्ड चुपचाप पीछे खड़े थे क्योंकि शिवांश ने उन्हें आगे ना आने का इशारा कर दिया था। बीच बीच में दक्ष भी उसे रोक रहा था पर शिवांश पर अभी इतना गुस्सा सवार था कि वो बीच में आने पर दक्ष को भी पीट रहा था। बेचारे दक्ष ने भी 2-4 पंच खा लिए थे। उधर ना शिवांश रुकने को तैयार था और ना ही ऋषि। शिवांश तो फिर भी ठीक था पर ऋषि को अब काफ़ी चोट आ चुकी थी। उसकी नाक और होठ से खून निकल रहा था, एक आंख भी सूज चुकी थी जिस वजह से उससे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुग्धा यह सब देखकर बहुत रोए जा रही थी पर दोनों पर ही इसका कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों पर ही जुनून सवार था। मुग्धा को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो आगे बढ़कर जोर से चीखते हुए, रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए, पर दोनों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी दक्ष जोर से चिल्लाया, मुग्धा। मुग्धा का नाम सुनकर दोनों होश में आते हैं और मुग्धा की तरफ देखते हैं जो पहाड़ी के बहुत ही किनारे पर खड़ी थी। एक कदम और वो सीधे खाई में जा गिरेगी। मुग्धा को ऐसे देखकर शिवांश मुग्धा को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मुग्धा जोर से चीखते हुए, वहीं रुक जाइए शिवांश, अगर आपने एक कदम भी बढ़ाया तो हम यहाँ से नीचे कूद जाएंगे। शिवांश गुस्से से, ये क्या पागलपन है मुग्धा, इधर आओ। मुग्धा गुस्से से, पागलपन यह है तो आप जो कर रहे थे वो क्या था। ऋषि बोली, गुड़िया देख, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह तेरे लिए सही नहीं है, तू मेरे पास आ जा, चल अपने घर चलते हैं। वो मुग्धा की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। मुग्धा बोली, वहीं रुक जाइए भाई, एक कदम भी मत बढ़ाना वरना मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ऋषि बोला, नहीं नहीं गुड़िया, ऐसा मत करना। मुग्धा गुस्से से, आप दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई खिलौना हूँ जो आप लोग लड़ झगड़ के हासिल कर लेंगे। भाई आप जानते हैं कि शिवांश मेरे पति हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, फिर भी आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? अपनी बहन का सिंदूर उजाड़ कर सारी जिंदगी एक विधवा के रूप में देखना चाहते हैं। ऋषि नाम में जोर से गर्दन हिलाता है। और शिवांश साहब, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, आप मेरे परिवार वालों से नफरत करते हैं, क्यों यह मुझे बताते भी नहीं हैं, और जब आप मुझे उनसे मिलने भी नहीं देंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ या कोई सामान जिस पर सिर्फ आपका हक है। उसे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किससे बात करनी है, यह सब आप डिसाइड करेंगे। क्या मेरा मन, मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती? आप दोनों ने खुद ही डिसाइड कर लिया सब कुछ। किसी ने एक बार पूछने की दूर सोचा भी नहीं कि मेरी भी तो कुछ मर्जी हो सकती है। जिंदगी में हमेशा दुख, दर्द, तकलीफें यही मिली है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। मुग्धा बोले जा रही थी पर शिवांश का ध्यान उस पर कम और उसके पैरों पर ज़्यादा था क्योंकि मुग्धा पहाड़ी के एकदम किनारे पर थी जिसकी मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही थी। शिवांश घबराया हुआ सा यही देख रहा था कि सचमुच मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और मुग्धा का पैर डगमगा गया और वो गिरने लगती है। यह देखकर सबकी सांसें अटक जाती है। शिवांश के साथ साथ ऋषि, दक्ष और मुग्धा को पकड़ने को दौड़ते हैं। शिवांश फुर्ती से आगे बढ़कर मुग्धा का हाथ पकड़ता है पर वो सिर्फ मुग्धा की उंगलियों को छू पाता है और मुग्धा का हाथ उसके हाथों से फिसल जाता है और मुग्धा पहाड़ी से नीचे जा गिरती है। सब कुछ वहीं थम सा जाता है। सारा शोर पल भर में शांत हो जाता है। बहती हवाएं रुक जाती हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। जो जैसा था वैसा ही रुक जाता है। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया है। शिवांश अपनी पूरी ताकत के साथ खींचता है, मुग्धा पहाड़ी से नीचे लुढ़कती हुई जा रही थी। तब तक विक्रम जी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भी मुग्धा को नीचे गिरते हुए देखा था। उनकी भी सांसें अटक सी गई थी। एक पिता चाहे अपनी औलाद से कितना भी गुस्सा कर ले, उसे अपने से दूर भी कर ले, पर वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद को एक खरोच भी पहुंचे, वो भी उसकी आंखों के सामने। अभी सभी समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या करें। उससे पहले शिवांश मुग्धा के पीछे कूद पड़ता है। यह देखकर सभी एक बार से शॉक्ड हो जाते हैं। सबकी आंखें फैली की फैली ही रह जाती है। सभी किनारे आते हैं तो देखते हैं कि मुग्धा गोल गोल घूमते हुए लुढ़कते जा रही थी, वहीं शिवांश फिसलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। सभी हैरानी से दोनों को देख रहे थे। विक्रम जी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवांश ऐसा भी कुछ कर लेगा। उन्हें तो यही लग रहा था कि शिवांश ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी बेटी से शादी की होगी।
पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उनकी बेटी के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। इधर मुग्धा गिरते हुए जा रही थी कि उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, पर फिर भी वो नीचे की तरफ जाए जा रही थी। बस एक पल और वो सीधे खाई में गिरने ही वाली थी कि शिवांश ने कूद कर उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसी पत्थर को जिस पर मुग्धा का सिर टकराया था। सिर पर लगने से मुग्धा बेहोश हो चुकी थी। उसके माथे से खून रिस रहा था। वो पहाड़ी से लटकी हुई थी क्योंकि उसका एक हाथ शिवांश के हाथ में था। शिवांश खुद बुरी स्थिति में लटका हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब गिरे कि तब गिरे, पर शिवांश ने मुग्धा को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, पर उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे फिसलने लगा था। तभी दक्ष जोर की आवाज़ से चिल्लाता है, ले शिवा पकड़। दक्ष एक रस्सी शिवांश की तरफ फेंकते हुए चिल्लाता है। शिवांश ने एक हाथ से मुग्धा को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से पत्थर। ऐसे में रस्सी पकड़ना बहुत मुश्किल था। दक्ष बोला, तू पकड़े रहना, मैं नीचे आ रहा हूँ। दक्ष ने सिचुएशन को देखकर खुद ही नीचे जाकर शिवांश को बचाने की सोची। वो कमर पर एक रस्सी बांध ही रहा था कि शिवांश का हाथ छूट जाता है और वो मुग्धा के साथ नीचे गिर जाता है। यह देखकर सबकी एक साथ जोरदार चीख निकल जाती है। दक्ष, ऋषि, विक्रम जी, शिवांश के गार्ड, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या शिवांश और मुग्धा खाई में गिर जाएंगे? क्या दक्ष और सभी मिलकर शिवांश और मुग्धा को बचा पाएंगे? क्या इस हादसे में दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी? क्या सिंघानिया परिवार मुग्धा को माफ़ कर उसे सिंघानिया परिवार की बेटी होने का सम्मान दे पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल अतीत के गर्भ में छिपे हुए हैं, जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।